नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज टॉप 200 आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आधुनिक भारत के लगभग 200 से भी अधिक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। मैं उन्हीं सब प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जिनको मैं अपने कम्युनिटी टैब में शेयर किया हूँ पिछले 1-2 महीने से। तो चलिए हम लोग अपना एक-एक करके प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान जो सीमा रेखा का क्या नाम है ना। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। चलिए इसका हमें कमेंट कमेंट करके आप अगर लाइव है तो जवाब दीजिए। ओके, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। आप हमें जवाब दीजिए इसका कमेंट करके। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं, आप अगर थम 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 अप करके बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ शुरू करते हैं। भारत कब आजाद हुआ था ना। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1947, 3 जून 1946, 10 जून 1857। 10 जून 1857, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप हमें चूज करके बताइए। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को। अम्मा छत पे चल रही है, यहाँ आवाज न करिए। हाँ तो दूसरा दूसरा है, भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था ना। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वह किस योजना के तहत हुआ था। पहला है माउंटबेटन योजना, दूसरा है वेवेल योजना और तीसरा है क्रिप्स मिशन। इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शन में से हमें आप एक चूज करके बताइए। पहला आंसर क्या है इसका। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। कुछ एरर हो गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष ब्रिगेड के सेनापति कौन थे। जब आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, भारत में, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो कहाँ शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू हुआ था ना, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद शुरू हुआ था। तो उसी समय सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ओके, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उसका जो मुख्यालय था सिंगापुर और रंगून। रंगून कहाँ पे है, म्यांमार, जो इस समय का जो म्यांमार है उसका पहले नाम क्या था, रंगून, या वर्मा भी उसका पहले नाम था। तो वहीं पे इसका गठन किया गया था। तो उस दोनों का मुख्यालय पहले सिंगापुर था, फिर उसके बाद रंगून में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने 4 ब्रिगेड बनाए थे, उसमें से एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड और गांधी जी ब्रिगेड और एक आई थिंक नेहरू ब्रिगेड भी था ना। ठीक है, तो उसमें से एक ब्रिगेड जो था सुभाष ब्रिगेड, उसके सेनापति कौन थे, हमें बताइए आप कमेंट करके उसके सेनापति कौन थे। सुभाष ब्रिगेड के सेनापति कौन थे। तो पहले कौन है, शाहनवाज खान। इसे कौन है, शाहनवाज खान। और देखिए महात्मा गांधी, एम एन लोखंडे, एन एस गिल, ये लोग तीनों लोग नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शाहनवाज खान। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब मेरा अगर साउंड में या वीडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए
हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? देखिए, इसका अभी सही जवाब मैंने ऊपर डिस्कशन किया है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रंगून। रंगून और सिंगापुर, मैंने अभी बताया ना, सिंगापुर में इसका क्या हुआ था, अ, गठन हुआ था आजाद हिंद फौज का। और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट करके रंगून ला दिया गया था, यानी कि म्यांमार में ला दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रंगून और म्यांमार। ओके। पटना कहाँ का है? बिहार का राजधानी है। जापान, ठीक है, जापान एक देश है, और मलेशिया भी एक देश है ना। ओके। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया तो इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास ना। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत को किस प्लान के तहत आजादी मिली थी? भारत को किस प्लान के तहत आजादी मिली थी? तो हमारा भारत को किस प्लान के तहत आजादी मिली थी? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, और दूसरा है क्रिप्स मिशन योजना, और तीसरा है वेवेल योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे चूज करके बताइए इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? कौन सा सही जवाब होगा? चलिए बताइए इसका। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ओके। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। भारत को किस प्लान के तहत आजादी मिली थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी को 3 जून योजना भी कहा जाता है। ओके। 3 जून योजना भी कहा जाता है। देखिए, तो हमारा अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इसका सही जवाब ये नारा किसने दिया था? ओके, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा है बागेश्वर धाम सरकार। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित है ना, इसलिए मैंने इसे कमेंट में डाल दिया था। और ये चौथा ऑप्शन है आरएसएस, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ओके। तो इसके आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ओके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके। तो ये भी कब दिए थे? जब आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, उसमें म्यांमार में जब थे, तो भारत पे यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब ब्रिटिशर्स पर आक्रमण करने वाले थे, वह रंगून से उधर से घुस रहे थे, तो उसी समय उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि लोगों से आह्वान किया था कि आप ज्वाइन करें, अपने बच्चों को भारत की आज़ादी में लड़ाई में योगदान देने के लिए हमारे साथ भेजें, हमारे साथ शामिल करें। ओके। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने यह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ओके। तो इस तरीके से, और फिर महात्मा गांधी। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी गांधी जी की हत्या कब और किसने किया था? गांधी जी की हत्या कब और किसने किया था? आप मुझे बताइए, गांधी जी की हत्या कब और किसने किया था? ओके। चलिए, तो गांधी जी की हत्या कब और किसने किया था? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था ना। ओके। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। और चलिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना तो काफी देर तक जीवित रहे थे ना। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हम इस ऑप्शन चूज कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत किधर? भारत किधर एक बुक है। ओके। इसके लेखक कौन है? भारत किधर के लेखक कौन है? चलिए, तो बताइए। अ, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत किधर के लेखक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये है ना भारत किधर के लेखक। ठीक है, ये एक पुस्तक है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के लिए प्रथम व्यक्ति किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम व्यक्ति किसे चुना गया था? तो आप बताइए। प्रथम व्यक्ति किसे चुना गया था? विनोबा भावे जी को ना। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, यह शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब ब्रिटिशर्स ने द्वितीय वर्ल्ड वार में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। यानी कि बिना यहाँ के नेताओं से, बिना यहाँ के पार्टियों से, जो यानी कि उसमें जो नेता थे, बिना उन लोगों से पूछे
उन लोगों ने क्या कर दिया था, युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसके कारण अ, गांधी जी और जो यहाँ की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और यहाँ की जो अन्य पार्टियां थी, उसका इन्होंने विरोध किया। तो किया क्योंकि इनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा था। इसलिए तो गांधी जी ने यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था कि हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि किस युद्ध में हमें भाग लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कैसे हमें विदेशों के साथ अपना संबंध बनाए रखना है। ये तुम कौन होते हो हमारी या इस सोच को मतलब बदलने वाले, इसको तुम निखारने वाले, ये तुम लोग कौन होते हो? मतलब विदेशी हो के तुम लोग ऐसा क्यों करोगे? ओके? तो उसी का विरोध करने के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी को चुना गया था। वो लोग अलग-अलग क्षेत्रों में जाते थे और वहाँ की जनता को जुटाते थे और जुटा करके वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और जो जो उनकी नीतियाँ थी उनके उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। ओके? लोगों को जागरूक करते थे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही थे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ये प्रश्न क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। चलिए, तो अगला प्रश्न है शाही नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ओके, तो ये है एन एस तलवार विद्रोह, सॉरी, शाही नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है एन एस तलवार युद्धपोत बंबई से, दूसरा कराची से, तीसरा बंगाल से, चौथा केरल से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ, 5 सेकेंड में आप जल्दी से इसका ऑप्शन बता दीजिए। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा एन.एस. तलवार युद्ध पोत। ठीक है, यह बंबई के पोर्ट पे खड़ा थी। उस समय जो नौसैनिक जो नौसेना थी और उन सेना में से एक एक जो थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने उस जो जहाज के दीवार पे लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिस तरह से उन पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके पकड़ लिया गया था, जिसका वहाँ के जो सैनिक थे, जो उनके और सहपाठी थे, उन लोगों ने विरोध किया। ओके, विरोध स्वरूप यह विद्रोह शुरू हुआ था, परंतु और भी कारण थे, जैसे कि उस समय के जो आजाद हिंद फौज के 3 सेनापति थे, शाहनवाज गिल और ढिल्लो और एक और थे ना, ठीक है, 3 लोग थे। उन सभी लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, मतलब सुना दी गई थी और उसी का विरोध वो भी लोग कर रहे थे कि मतलब इन लोगों को माफ कर दिया जाए। ओके, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। तो उन्होंने अपनी जो एक वीटो शक्ति मिली होती है ना, ठीक है, वीटो शक्ति का प्रयोग करके इन लोगों को माफ कर दिया था। और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे इंडोनेशिया में उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो वहां पे भी ब्रिटिशर्स के साथ ना जो भारत के यहाँ पे सैनिक इकट्ठा करके वहां के लोकल लोगों के साथ लड़ाया जाता था ना, क्योंकि वहां के जो कि भारतीय लोगों का वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका भी विरोध करने के लिए यह जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, इस ये भी एक रीजन था ना। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एन.एस. तलवार युद्ध पोत। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एन.एस. तलवार युद्ध पोत। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और था? भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से हुआ था ना। ये कहाँ पे? आई थिंक नागपुर में ना। ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1942 को एक बहुत सी ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था, ठीक है, अपने सम्मेलन में। तो उसी समय, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त मध्यरात्रि को आसपास और 8 को पारित हुआ था। ठीक है, तभी वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 7 अगस्त 1942। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें थे ना, जैसे ये 13 अप्रैल 1919, इस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 500 से भी अधिक निहत्थे प्रदर्शनकारियों नहीं बोल सकते, वो लोग बस एक आम सभा थी, उस पे कौन जनरल डायर ने ना गोली चलाने की क्या कर दी थी? इजाजत दे दी थी।
इसके कारण बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। ओके, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, सॉरी, ये 5 फरवरी 1922 है ना, इस दिन चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, इस दिन चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, बहुत सारे लोग कौन, ब्रिटिशर्स। यानी चौरी चौरा मेरे घर से ना बस मात्र 5 किलोमीटर दूर है। ओके, तो यहाँ पे चौरी चौरा में एक यहाँ के जो लोकल लोग थे, वो जो लोकल लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पे लाठी चार्ज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जिससे वो लोग चिढ़ गए थे। उसमें से कई लोगों का डेथ भी हो गया था, जिससे वो लोग चिढ़ गए। तो उन लोगों ने क्या किया, उसमें का जो पुलिस चौकी था वो झोपड़ी से, ठीक है ना, घास फूस से बना हुआ होता था, तो उसको चारों तरफ से घेर लिए लोग, घेर लिए और उसमें उसमें आग लगा दी। लगभग 22 से भी अधिक ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सैनिक थे, वो लोग जल के मर गए उसी में ना। ठीक है, तो इसी समय मैं आपको बता दूं, उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था ना। भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया था, इस चौरी चौरा वाले हत्याकांड के कारण ही उन्होंने अपना जो आंदोलन था वापस ले लिया था, अपना आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि हिंसा का प्रयोग हो गया था ना, इसलिए वो क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। तो बोले कि हमारे जो भी आंदोलन चलेगा उसमें हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922, ओके, 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिए थे गांधी जी। ओके, वो कौन से आंदोलन था, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप बताएं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए, फटाक दे इसका आंसर। ये बहुत ही इजी आंसर है ना इसका, यानी सभी लोगों को आना चाहिए इसका आंसर। ओके, लग रहा है कमेंट चैट, लाइव चैट में कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया ना, जिसके कारण से दिख नहीं रहा है किसी का भी कमेंट। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ना, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ना। चलिए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का थे, चलिए यहीं पे आ गया ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, और महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता है ही, सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते ही हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे, ये एक संगठन थी ना, संस्था थी। ठीक है, ओके, तो यह क्या थी, संस्था थी। इस संस्था, जो प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद। ओके, ये प्रेमचंद कौन है, मुंशी प्रेमचंद है क्या। ओके, हाँ, यस यस, राजीव रंजन जी, यस, राजीव रंजन जी सही है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन है, प्रेमचंद। ओके, प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद है क्या, मुझे इसमें डाउट है। जहां तक मुझे पता है मुंशी प्रेमचंद ही होंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको कोई इसका सही जवाब पता हो कि प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार प्रेमचंद है, अगर आप बताइएगा। हालांकि ये जो तीन ऑप्शन है ना, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, इन तीनों में से ऑप्शन तो नहीं आई है ना। बस मुझे डाउट ये है कि ये प्रेमचंद जो नाम है, ये मुंशी प्रेमचंद ही जी है या कोई और प्रेमचंद जी है ना। ओके, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आरएसएस ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था। ओके, यह क्या है, हिंदू राष्ट्रवादी संस्था है ना। ओके, जो वर्तमान में भी क्या है, कार्यरत है। जो देखिए ये है सेवारत है ना, कार्यरत नहीं बोलेंगे, सेवारत बोलेंगे। ओके, तो ये है, इसके संस्थापक केबी हेडगेवार। ओके, इसी इसी संस्था से
बीडी सावरकर भी जुड़े थे ना, विनायक दामोदर सावरकर ना, सावरकर बंधु, ठीक है ना, 4 भाई थे ना, उन्हीं में से एक थे सावरकर बंधु। ओके, तो ये हो जाएगा केबी हेडगेवार। ओके, अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर आपको पता हो ना, वर्तमान में जो आरएसएस है, इसके अध्यक्ष कौन है? ओके, इसका इसका मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में आरएसएस के अध्यक्ष कौन है? ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार, ठीक है ना, संस्थापकों में से एक थे। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है ना, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ना। देखिए, अभी सरदार सरदार वल्लभ भाई का ना विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कहाँ बना है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? अहमदाबाद में बना ना। अहमदाबाद में किस नदी के किनारे बना है? हम्म, नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर नाम आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का थे प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है ही, बापूजी, और सुभाष चंद्र बोस, ये तो पता ही है। आप, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, ये लौह पुरुष जैसे भारत में ना एक एकता स्थापित किए थे, उसमें बहुत छोटी छोटी रियासतों में पूरा भारत क्या था, बटा हुआ था। बहुत सारी जो रियासतें थी वो आजाद रहना चाहती थी, वो लोग चाहते थे कि हम लोग भारत में मिले ही ना। तो उन लोगों पे, जैसे कि अब इसमें उन लोगों पे कार्रवाई कर करके या समझौता के माध्यम से पूरा भारत का इन्होंने एकीकरण किया था। इसी के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है ना, कि इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। तो यस, राजीव रंजन भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैं क्या बता रहा था, हाँ, लौह पुरुष किले के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे ना। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप बताइए। ये वनडे एग्जाम्स में मतलब पूछे जाते हैं ना, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, सीएचएसएल के एग्जाम में, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहले है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? कौन थे? सॉरी, हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, जिन टीचर डे उन्हीं की याद में मनाया जाता है ना, टीचर डे। ओके, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ओके, तो ये हो गया। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो। करो या मरो। तो हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का जो नारा है, ये किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ओके, तो बताइए, पहला ऑप्शन है गांधी जी, गांधी जी, पंडित नेहरू, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, या लाला लाजपत राय ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी। ठीक? तो गांधी जी क्या है? सही जवाब है ना, गांधी जी क्या है? सही जवाब है। तो हम लोग लाते हैं गांधी जी पे ना। चलिए, देखिए, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था पता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय गांधी जी ने बोला था करो या मरो। यानी कि अब जो अगर मान लो ना, जैसे कि सपोज डेट, जैसे गांधी जी क्या थे उसमें? लीडर थे। अगर मान लीजिए लीडर को जेल में कैद कर दिया जाता है, तो उस समय जनता क्या करेगी? किसी की तो अगवानी चाहिए ना। तो उन्हें गांधी जी ने आह्वान किया कि जनता स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले, और वो स्वयं में लीडर है, अपने आप में लीडर है। इसीलिए यह जो आंदोलन था ना, काफी ज्यादा विख्यात हो गया था ना, काफी ज्यादा लोगों में फैल गया था ना। तो अब इसमें सब लोग अपने अपने में लीडर थे, अपने आप में सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था इसमें। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इन्होंने दिया था।
मैं कुछ और बताना चाहता था ना, हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में ना, मुंबई में ग्वालियर टैंक है, वहीं से शुरू हुआ था। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन कब? ऐतिहासिक अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो उसी प्रस्ताव में, ठीक है, उसी के प्रस्ताव के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हुआ, एक प्रकार से बोल सकते हैं ना। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपिता हैं, इन चारों में से भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है ना, किन्हें कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी जी, यानी कि बापू जी को कहा जाता है ना, महात्मा गांधी जी यानी बापू जी को कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ओके। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दिया था ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट करके बताइए, मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? ओके। लिए तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि जर्मनी में वहां के जो सैनिक थे, जो भारतीय मूल के थे, उन लोगों को जर्मन सेना ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। ठीक है, युद्धबंदी के रूप में उन्हें कैद करके वहां पे ले जाया गया था। तो वहां पे जब ये सुभाष चंद्र बोस जी गए वहां पे, तो वहां पे जाकर के उन लोगों को इकट्ठा किए। ठीक है, वहां पे जो जिलों में वहां पे कैद थे, तो वहां के उस समय के तानाशाह कौन थे? हिटलर। हिटलर से बात करके ये लोग, उन लोगों ने एक, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक संस्था बनाया जिसका नाम था इंडियन लीजन ना, इंडियन लीजन नाम ही था ना। तो उस उन्हीं उन्हीं सैनिकों का प्रयोग उन्होंने आजाद हिंद फौज के रूप में गठन गठित करके बनाया था ना। उन्हीं सैनिकों का प्रयोग करके आजाद हिंद फौज का गठन किया था उन लोगों ने। अच्छा, आजाद हिंद फौज का गठन, ठीक है ना, सिंगापुर में हुआ था ना, सिंगापुर में। ठीक है। चलिए, तो उन जो वहाँ के सैनिक थे जो जर्मनी में, उन्हीं लोगों ने उन्हें नेताजी नेताजी कह के बुलाना शुरू किए थे। तो इसीलिए उनका नाम ही क्या हो गया था? बहुत फेमस हो गया था। तब से इनको नेताजी नेताजी के नाम से भी बुलाया जाने लगा। हाँ, लोग ज्यादा फेमस हो गए। ओके। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, गांधी जी में और भीमराव अंबेडकर में। आप क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ना। क्या हो जाएगा? गांधी जी। मैं बताता हूं अब गांधी जी ही क्यों। ओके। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जो द्वितीय, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ पे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ना, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पे गए। गांधी जी वहां पे गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निर्णय लिया गया, उसमें कौन थे? आई थिंक रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड या थे प्रधानमंत्री, आई थिंक थे ना वहाँ के। तो उन्होंने एक कैमिनल अवार्ड के रूप में दिया, जैसे कि मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल तो पहले से प्राप्त था। ठीक, यानी कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। तो इसी जो निर्वाचन मंडल था, वो जो यहाँ के अन्य वर्ग थे, जैसे दलित वर्ग, महिलाओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, और भी अन्य जातियों के लिए भी अलग अलग से पृथक निर्वाचक मंडल में क्या करते, डिवाइड कर दिया गया। ये बोला गया कि इनको भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। तो इसमें जो यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय थे जो यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय थे, कहाँ के? भारत के, वो लोग एकता बना लिए कि हम सबको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। कांग्रेस के विरुद्ध हो गए ये लोग। ठीक है, तो इसी इसी के विरुद्ध में गांधी जी ने क्या किया था? उसका विरोध किया था भारत में, और अनशन में बैठ गए थे ना, अनशन में बैठ गए कि नहीं, ऐसा नहीं। भारत मतलब जो दलित वर्ग है, जो जो जिनको निम्न वर्ग का दर्जा दिया जाता था भारत में उस समय ना, आजकल अब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो उस समय था, परंतु हमें पढ़ना है हिस्ट्री में, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही होगा। तो उस समय उन लोगों ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया था?
अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे। तो उसी समय जो यहाँ के जो नेता थे, गांधी जी की तबीयत खराब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, तो उसको देखते हुए जो यहाँ के नेता थे, वो लोगों ने क्या किया, आपस में सहमति बनाया और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं ना, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब पूना पैक्ट हो गया, तो गांधी जी ने अपना आमरण अनशन क्या कर दिया, तोड़ दिया। ओके, तोड़ दिया। और जो पृथक निर्वाचक मंडल दलित वर्ग को दिया जाना था, वह कैंसिल हो गया। अब वो लोग संयुक्त निर्वाचक मंडल से ही संतुष्ट हो गए। परंतु वो जो छुआछूत वाला था, छुआछूत, जाति व्यवस्था, इन सब के वो लोगों ने क्या किया, विरुद्ध आवाज उठाया। उन्हीं लोगों का सहयोग करने के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, एक संस्था का गठन किया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। उसी के माध्यम से अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए गांधी जी अब वहां से चल दिए और पूरे देश का क्या किए, भ्रमण किए। पूरे देश का भ्रमण किए, लोगों को बीच गए, लोगों के बीच गए और वो जागरूक किए उन्हें, उनके छुआछूत, जात व्यवस्था क्या की, उसके विरुद्ध आवाज उठाया। उन लोगों को, उसको उन लोगों को बताया ना क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है इन सब में, ये उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए। अब हम जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर, आप लोग इन्हें जानते ही हैं, संविधान के क्या है, पिता भारत के रूप में जानते हैं। अच्छा, जो भीमराव अम्बेडकर है ना, भीमराव अम्बेडकर को क्या है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु भी कहा जाता है ना। ठीक है, भारतीय संविधान के क्या थे, पिता, पिता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं आप लोग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1933 को हरिजनों के कल्याण हेतु गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था। ओके, ये वही बात है ना, जब द्वितीय गोल में सम्मेलन के बाद गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाला था। गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाला था, तो कहाँ से निकाले थे, वर्धा से। हाँ, गुजरात में ना, वर्धा से, वहीं से हरिजन यात्रा की शुरुआत किए थे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्धा से। वर्धा ना, वर्धा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं, जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, और ये 4 दिया हुआ है ना, उपरोक्त को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। उपरोक्त को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अगर कोई लाइव हो तो मुझे बताए कि मेरा आवाज सही जा रहा है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी गुड है कि नहीं, मतलब समझ में आ रहा है लिखा हुआ है या नहीं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए प्लीज कि क्वालिटी कैसा है और मेरा ऑडियो अ, अच्छा से सुनाई दे रहा है या नहीं, प्लीज। ओके, चलिए देखिए, तो पहला ऑप्शन है ए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हमें क्या करना है, इसे कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है, यानी शुरू से लेके अंत तक, सॉरी, पहले से लेके लेटेस्ट तक, ठीक है ना, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा बंगाल विभाजन, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और चौथा क्या है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो पहला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था ना, 1800। थैंक यू राजीव रंजन जी, थैंक यू राजीव रंजन। ओके ब्रदर, थैंक यू। देखिए, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, यह हुआ था 1857 को ना, 1857 को। ठीक है, तो 1857, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे। ओके, बंगाल विभाजन के समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, और ये हुआ था 1905 में। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान दीजिएगा, जो वो मैं सन बोल रहा हूँ उसको आप उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। तो मुझे लगता है कि ये चारों ऑप्शन जो है ना, ए बी सी डी, यही आंसर सही हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने सबका बताया कब कब हुआ था, तो उसके आधार पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पूना पैक्ट। इसके बारे में मैंने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा की शुरुआत किए थे ना, वर्धा से, और एक हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे वो।
हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। देखिए, तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ओके, भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। मैं अभी बताया जस्ट इसके पहले कि गांधी जी छुआछूत जो था ना, छुआछूत और दलित वर्ग को क्या किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। यानी कि जो यहाँ के जो हिंदू वर्ग था, हिंदू वर्ग से अलग दे दिया गया, हिंदू वर्ग से अलग कर दिया गया। जिस तरह से मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त था, उसी तरीके से हिंदुओं से अलग करके दलित वर्ग को भी दे दिया गया। तो इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने हरिजन नामक हरिजन सेवक संघ की संगठन स्थापित किया और हरिजन नामक पत्रिका प्रकाशित किए, जिसके माध्यम से लोगों को क्या करते थे, वो जागरूक करते थे। ओके, तो ये हो गया भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता पूना पैक्ट। ठीक है, अब इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है क्या? मुझे इस पे कंफ्यूजन है ना। दिल्ली पैक्ट इसे नहीं कहा जाता। ओके, दिल्ली पैक्ट दूसरा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। सी आर दास 1922 में गया अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एक पार्टी की भी इन्होंने स्थापना किया था। उस पार्टी का नाम क्या था? हम्म, कांग्रेस। उस पार्टी का, हाँ, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था सी आर दास ने। सी आर दास, चित्तरंजन दास ना। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, 4 ऑप्शन है। पहला अंबेडकर, दूसरा गांधी जी, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप मुझे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। बिल्कुल नहीं होगा, गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। परंतु जो भीमराव अंबेडकर थे, ये दलित वर्ग जो निम्न वर्ग का जिन्हें दर्जा देता था हमारा समाज उस समय, ठीक है, तो उसका ये क्या करते थे, प्रतिनिधित्व कर देते हैं। तो ये जगह भीमराव अंबेडकर, ये तीनों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ये लगता है मुझे, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। काफी हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। मैंने कई एग्जाम्स में से फेस किया इस प्रश्न को। ओके, तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, अगर आप, ठीक है, आप जवाब देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में भी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मैंने भी इसका जवाब दिया है, मैंने अभी अभी इसका जवाब दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ओके, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? मैं 10 सेकेंड वेट करता हूं, बताइए, जब गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन सा आंदोलन भारत में चल रहा था? ओके, यस, राजीव रंजन भाई, सही है आपका जवाब। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना, सही है। तो भारत उसमें कौन सा आंदोलन चल रहा था गोलमेज सम्मेलन के समय? असहयोग आंदोलन तो 1922 में चल रहा था। बताइए जल्दी। मैं आंदोलन का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। असहयोग आंदोलन उसमें चल रहा था। ओके, बताइए जल्दी। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब फिर उसके बाद लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यस, 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 राजीव रंजन भाई सही है ना, सही है जवाब। देखिए, तो ये हो जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उस, यस, इसी समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है ना। ये सही है ना, दिल्ली समझौता, मैं भूल रहा था। दिल्ली समझौता, इसी समझौता को कहा जाता है। इसके बाद गांधी जी कहाँ गए? यस, यस, राजपूताना, ये जहाज का नाम है। इसी जहाज के माध्यम से, इसी जहाज से गांधी जी लंदन गए, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में गए। यस,
इरविन पैक्ट। तो क्या हो गया, गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में गए और वहां पे जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ये हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो हाँ, इसके बाद क्या मिल गया, कम्युनल अवार्ड मिल गया भारत को। कम्युनल अवार्ड बोले तो सांप्रदायिकता गिफ्ट मिल गया, यानी कि जो दलित वर्ग था उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध के स्वरूप फिर उसके बाद गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी पूरा भारत भ्रमण पे निकल गए और हरिजन नामक पत्रिका का इन्होंने क्या किया, संपादन किया, जिसके माध्यम से देश में लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। हाँ? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को अच्छे से। देखिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो लंदन में, बंगाल में, बंबई में और मद्रास में। ओके, तो इन सब में से अच्छा ये चारों जो है ना, लंदन को छोड़ देते हुए चार तीनों नीचे क्या है, भारत में ही है। लंदन एक क्या है, अलग है। हालांकि एलिमिनेशन मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लंदन में, ठीक है ना, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, पैलेस मतलब महल, ठीक है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस महल में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने लंदन में हुआ था। चलिए हम चलते हैं, यस राजीव भाई आपका सही जवाब है। चलिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लड़कियों की मंजरी सेना, ध्यान दीजिएगा ना, लड़कियों की मंजरी सेना और लड़कों की बानर सेना का गठन किसने किया था। यस, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गांधी जी। गांधी जी ना लड़कियों का एक अलग से सेना बनाए, जिसका नाम क्या दिए, मंजरी सेना, और लड़कों का अलग से, छोटे मोटे लड़कों का उन लोगों का भी क्या की, तो छोटे मोटे लड़के नहीं बोलेंगे ठीक है ना, वो काफी जागरूक रहे होंगे, तो उसकी हो जाएंगी बानर सेना। इसका गठन इन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, कब, उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, उसी समय। ओके, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, इसका मुझे आप जवाब बताइए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, नमक आंदोलन का नाम सुने होंगे आप लोग ना, नमक आंदोलन, ठीक है, नमक जो यात्रा था, यानी कि दांडी यात्रा, 6 मार्च को शायद निकाले थे ना, 6 मार्च या 12 मार्च को, डेट एग्जैक्ट पता नहीं, भूल रहा हूँ मैं। तो 6 मार्च 1930 है ना, 6 मार्च 1930 को निकला था, ठीक है, दांडी से, गुजरात के दांडी से, सॉरी साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से इन्होंने, गांधी जी ने यात्रा निकाला था। और दांडी गुजरात में एक समुद्र तट के किनारे ही एक दांडी नामक गांव है, वहां पे जाकर के गांधी जी ने अ, एक मुट्ठी नमक लेकर के, नमक का जो कानून था उसका उल्लंघन किया था, नमक का कानून का क्या कहता है, उल्लंघन किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो क्या हुआ, गांधी जी ने वहीं से, नमक सत्याग्रह वो तो था, उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और पूरे देश में फैल गया ना। इसका शुरुआत किसने किया था, मंजरी सेना और लड़कों का बानर सेना का गठन किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ओके, गांधी जी। चलिए, अ, हम लोग मैं चलने से पहले आपको अवगत कराना चाहूंगा, आप इस समय कहाँ पे हैं, गुरुकुल में हैं, किसके, सत्येंद्र के गुरुकुल में। तो अब गुरुकुल की परंपरा होती है, हालांकि परंपरा रही है, वर्तमान में तो अब संस्कृत का ह्रास हो चुका है काफी ज्यादा। तो देखिए, तो गुरुकुल की परंपरा रही है कि बालक को प्रवेश करने से पहले किसमें, गुरुकुल में, उपनयन संस्कार जरूरी होता है ना, उपनयन संस्कार जरूरी होता है, उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। तो हम लोग भी क्या है, एक स्टूडेंट है, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो आप कहाँ पे आए हैं, गुरुकुल में आए हैं, तो गुरुकुल में आने से पहले उपनयन संस्कार आपका भी जरूरी है। तो फिर देर किस बात की, उपनयन संस्कार की कराइए। हमारा यह गुरुकुल डिजिटल है, यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करने से उपनयन संस्कार हो जाता है। तो फिर आइए, देर किस बात की, उपनयन संस्कार करते कीजिए। तो ये हो जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, काफी ज्यादा लोग इसे
देख पाए, इन प्रश्नों के साथ रिवीजन कर पाए। अभी आया ना एक एग्जाम SSC CHSL, आप डायरेक्टली देखेंगे इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसको अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, और इसमें मैं लगभग 200 से अधिक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। इसे मैं 1 महीने में ये सारे प्रश्न अपने कम्युनिटी टैब में शेयर किया हूँ। ओके, डेली 6 से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न इतना मैं शेयर करता रहा हूँ, उसी को मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ ना। आप इसमें से डायरेक्टली देखेंगे कि कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे VHSL एग्जाम में, SSC के ना। चलिए, देर हम लोग बिना देर किए चलते हैं अगले अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यस राजीव रंजन जी, थैंक यू। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? अच्छा चलिए ठीक है, इसमें मैं कुछ हिंट देता हूँ, इस प्रश्न में मैं कुछ हिंट देता हूँ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? एक व्यक्तित्व का आप नाम सुने होंगे, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी जी के भी नाम से जाना जाता है। वेलकम। ओके, वेलकम राजू भाई। ओके, तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा, एक एक मूवी आप लोग अगर देखोगे ना, अनफॉरगेटेबल सुभाष, ठीक है, उस मूवी में खान अब्दुल गफ्फार खां का जिक्र आया है ना। ठीक है, वो लोग कव्वाली गीत गा रहे होते हैं, सूफी संत में फिर वहां मिले होते हैं, जब वो सुभाष चंद्र बोस अपना भारत छोड़ करके कहाँ जा रहे होते हैं, जर्मनी जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो अफगानिस्तान के रास्ते जाते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते, तो वहां पे मुलाकात होता है आई थिंक उस मूवी में। तो वो खान अब्दुल गफ्फार खां ही थे, मैं भूल रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, परंतु वो थे ना। और सरदार अजीत सिंह जो सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ से भागने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से जा करके अफगानिस्तान में, जो उस समय की सरदार अजीत सिंह थे, ये भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में काफी एक्टिव थे। बस यहाँ पे कुछ घटनाओं में वो शामिल थे, जिसके कारण उन्हें यहाँ से भारत छोड़ना पड़ा, भूमिगत होकर के वो अफगानिस्तान चले गए और वहीं पे बस गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बहुत हेल्प किया था भारत से भागने में, ठीक है ना। भारत से भागने में नहीं बोलेंगे, भारत से निकलने में, ठीक है। वो यहाँ से गए रूस में जाकर के फिर जर्मनी में गए, जर्मनी से फिर दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, तो इन्होंने ही लाल कुर्ती दल का गठन किया था। इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है भारत? बूढ़ी, ओल्ड गांधी ना, किन्हें कहा जाता है? एक महिला है जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, हमारा जो ये प्रश्न है इसका सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान है। ओके, तो बूढ़ी गांधी मातंगनी हाजरा जी को कहा जाता है, मातंगनी हाजरा ना, मातंगनी हाजरा, इनको बूढ़ी गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, तो ये जो मैंने बताया ना ओल्ड गांधी, वो आप समझ गए होंगे, मातंगनी हाजरा ना। चलिए, इसका जिक्र मैं फिर आगे कभी करूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं ना, इसका जवाब तो आप देखते ही लगा देंगे, मैंने जो डिस्कशन किया अभी ऊपर। इसका जवाब क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इन्होंने एक पत्रिका दस रोजा नाम से इन्होंने एक पत्रिका भी संपादित किया था ना, दस रोजा, लाल कुर्ती दल का गठन किया था और दस रोजा नामक एक पत्रिका का संपादन किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी अगवानी, ठीक है, अगवानी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता ही होगा, गांधी जी। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सुभाष चंद्र जी भाग लिए थे या नहीं? भाग लिए मतलब भाग लेना नहीं, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना। गांधी जी, सॉरी, हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस जी पार्टिसिपेट किए थे या नहीं? आप थोड़ा सोचिएगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इनका नाम आई थिंक नहीं सुने होंगे ना, कि सुभाष चंद्र बोस जी से पार्टिसिपेट किए, क्योंकि इस समय वो जेल में थे, जेल में थे, जिसके कारण यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं ले पाए थे। तो ये हो गया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? किसने? गांधी जी ने। ओके, तो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था सबने दांडी यात्रा? ये शुरू की थी गांधी जी ने, सॉरी क्या मैं बोला, हाँ देखिए गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से ना। ये एक नदी के किनारे है साबरमती, सॉरी साबरमती नदी ही है शायद ना, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका साबरमती आश्रम जो है ये किस नदी के किनारे है ना। तो ये हो जाएगा साबरमती आश्रम से, वहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और गुजरात के समुद्र तट के किनारे एक दांडी नामक गांव था, वहां पर जाकर के गांधी जी ने एक चुटकी मतलब मुट्ठी भर नमक लिया और उस जो नमक का कानून था ना उसका उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, काफी कायरतापूर्ण ये कानून था, तो उसका उल्लंघन किए गांधी जी ने। और फिर वहीं से जो उसी नमक सत्याग्रह के नाम से जाता है, फिर उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ओके, वहीं से शुरुआत होती है। चलिए, दांडी यात्रा 6 मार्च से निकाले थे गांधी जी और 12 अप्रैल को शायद आई थिंक और दांडी में पहुंच गए थे ना, इतना उनकी यात्रा हुई थी। चलिए, तो ये हो गया साबरमती आश्रम। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी कांड। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो नाम आप बताइए। ठीक है, जिसमें इन लोगों को क्या किया गया था, काकोरी कांड में ही फांसी दिया गया था ना। राम प्रसाद बिस्मिल को मेरा जो ये जिला है ना, ये गोरखपुर, इस गोरखपुर जिले में ही यहीं पे ठीक है बिछिया जेल है, वो इस जेल में ही वहीं पे उनको क्या किया था, फांसी दिया गया था, ये याद रखना। तो गोरखपुर में दिया गया था फांसी राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ओके, अच्छा ठीक है ना। ये जो भारत में एक, सॉरी भारत में बोल रहे हैं, गोरखपुर में एक पार्क बना है ना, चिड़ियाघर, उस चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खां, इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया है, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर। ओके, तो देखिए काकोरी कांड का काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? तो आप जानते होंगे अगस्त में ही ना, अगस्त में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके कारण 4 लोगों को, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और एक नाम ये बताया था मैं अभी, अशफाक उल्ला खां हो गए। ठीक है, मतलब 4 लोगों को फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है नौजवान सभा। नौजवान सभा नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? नौजवान सभा नामक संगठन का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। अच्छा, सरदार भगत सिंह का जो संबंध है ना, सरदार अजीत सिंह जो थे उस समय, जो पंजाब में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उसमें काफी एक्टिव रहे थे। सरदार अजीत सिंह, उन्हीं की ये भतीजे थे भगत सिंह। इन्होंने ही नौजवान सभा का क्या कहते हैं, गठन किए थे। और जो एक चीज आपको याद रखो ना, दिल्ली असेंबली बम कांड, दिल्ली के जो असेंबली जो पार्लियामेंट है ना, वर्तमान में संसद भवन है, वहीं पे उन्होंने बम फेंका था। हाँ, बम फेंका था, जिसके कारण इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर फांसी दे दिया। ओके, कब फांसी दिया गया था? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था ना, उससे पहले, सॉरी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उससे पहले इनको फांसी दिया गया था। जिसके कारण हालांकि गांधी जी ने इसका इनका जो फांसी था वो चाहते तो रोक सकते थे, परंतु गांधी जी क्या थे, हिंसा अहिंसा के पुजारी थे और भगत सिंह ने हिंसा का प्रयोग किया था। इसके कारण उन्होंने इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, बोले कि जो हिंसा हिंसा का वो समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि गांधी जी ने अपनी जो इनकी जो नीति थी ना अहिंसा की, उसे तोड़ दिए थे। कब, आप मुझे बता सकते हैं क्या, कब इन्होंने इस नीति को तोड़ा था? अहिंसा की जो नीति थी, इस नीति को उन्होंने तोड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने इस नीति को तोड़ दिया था और करो या मरो का नारा दिया था ना। यानी कि अब बोलिए जो राजनीतिक हिंसा है, यानी कि जो सरकार द्वारा लोगों पे हिंसा की जा रही है, उसके खिलाफ लोग जो हिंसा कर रहे हैं वो जायज है, यानी कि कर सकते हैं। अब उसका इन्होंने छूट दे दिया था, गांधी जी ने खुली छूट दे दिया था। ठीक है, तो देखिए, तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी।
ओके, सरदार भगत सिंह। चलिए, अच्छा, शहीद दिवस इसी दिन मनाया जाता है ना जिस दिन इन्हें फांसी दिया गया था। ओके, इनको दिया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 4 लोगों को दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। चलिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या चीज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था कानपुर में किसने गठन किया था? सॉरी, संगठन की स्थापना कानपुर में किसने किया था ना, कानपुर में। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे ना। अंतिम गोली जो बची थी उन्होंने अपने मार लिया था। ठीक है, सर पे लगाया और मार लिया था। ठीक है, तो ये रहे कानपुर में हुआ था, सरदार, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हालांकि इसकी स्थापना इन्होंने अलग अकेले नहीं किया था, बहुत सारे लोग किए थे, शामिल थे, तो परंतु उनके जो संस्थापक थे उनमें ये भी शामिल थे। ओके, चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अ, गणतंत्र दिवस जो, सॉरी, हाँ, गणतंत्र दिवस बीता है ना 26 जनवरी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, जो गणतंत्र है और स्वतंत्रता है ना, ये जो भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है? यह काफी बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसको पूछा था। इसका जवाब सिर्फ सीमा मौर्य जी ने दिया था। आई थिंक मैं कमेंट को खोलूंगा तो फिर ये कमेंट नीचे चला जाएगा, तो फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ। हालांकि इसका जो मुझे पता है, इसका जवाब प्राची सिंह और सीमा सिंह, सॉरी, सीमा मौर्य, इन लोगों ने इसका जवाब दिया है और कुछ लोगों ने लाइक भी किया है। ओके, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका प्रश्न क्या है, सही है ना। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाँ, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ना भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से लागू हो गया था, और उस दिन भारत क्या हुआ, गणतंत्र देश बन गया था। और स्वतंत्रता दिवस क्या था, उस दिन भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। यानी कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। ओके, उस विभाजन के मतलब उसी दिन विभाजन हुआ था, और उसके बाद भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था ना। 3 जून की योजना और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किया गया था। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बंदी जीवन। बंदी जीवन, जो बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफी फेमस पुस्तक है ना, बंदी जीवन। आप लाइव हैं अगर तो जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, बंदी जीवन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओके, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बंदी जीवन की जो पुस्तक है ना, ये लिखे थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल। और जो ऊपर एक संगठन गठित किया गया था ना, संगठन किया गया था ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके संस्थापकों में से एक है। कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कानपुर में भी गठन किया गया था ऊपर। ठीक है ना, और उस पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उस गठन जो हुआ था उसमें से भी सचिन नाथ सान्याल भी शामिल थे। और ये बंदी जीवन काफी फेमस उसमें बुक है, जो उसमें भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित रही थी, जो क्रांतिकारी उसमें घटनाओं में क्या थे, शामिल थे, उन लोगों के लिए यह, जैसे वेद पुराण हिंदू हिंदू संस्कृति में पढ़ा जाता है ना, उस संस्कृति में उसी तरीके से बंदी जीवन जो बुक था काफी फेमस हो गया था, उसमें जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के बीच में ना। चलिए, अच्छा, ये जब सचिंद्रनाथ सान्याल जेल में बंद थे, शायद वहीं पे इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा था। अच्छा, ये देखिए, मेरे शरीर पर पड़ने वाला मेरे शरीर पर पड़ने वाला एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगी। ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगी। ये जो कथन है ना, ये जो स्लोगन, वक्तव्य है, ठीक है, किसने दिया था? काफी फेमस पर्सनालिटी है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। बताइए किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, देखिए, लाला लाजपत राय, सैंडर्स
यस 1927 में ना कौन आया था? एक लॉर्ड इरविन, गो बैक का नारा आया था ना, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ यार। इरविन की अध्यक्षता में ही आया था ना, एक आयोग आया था, ठीक है। उस आयोग उसी का विरोध करने के लिए जो लाला लाजपत राय थे, ये काफी एक एक जुलूस निकाल रहे थे, रोड पे जुलूस निकाल रहे थे पंजाब में, दिल्ली में, ठीक है, हरियाणा के आसपास। वहां पे एक जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस पे जो सैंडर्स नामक एक अधिकारी था ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया था, लाठी चलवा दिया था उनके ऊपर। उसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से क्या हो गए, घायल हो गए। उसके बाद उनका कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, देहांत हो गया। इसी का बदला लेने के लिए ही सैंडर्स की हत्या अ, बाद में क्रांतिकारी जिसमें भगत सिंह और अन्य थे, इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। ओके, तो ये हो गया। मैं क्या बता रहा था, हाँ, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दिया था, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, ठीक है। चलिए, हाँ, साइमन गो बैक, थैंक यू राजीव भाई। हाँ, साइमन गो बैक, तो ठीक है ना, साइमन गो बैक का स्लोगन दिया गया था, और साइमन को ही वापस भेजने के लिए ही, और उसमें उन्होंने जुलूस निकाला था। हाँ, थैंक यू, मैं नाम भूल रहा था उसका। ठीक है, तो साइमन गो बैक का नारा दिए थे ना। अच्छा, साइमन गो बैक ये आना था ना, इसका विरोध क्यों किया गया था? जो इसके जो 8 या 7 सदस्य थे ना, वो सब के सब क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। साइमन को भारत में इसलिए भेजा गया था कि ये लोग चेक करने वाले थे कि भारत जो है मेच्योर हो चुका है कि नहीं, भारत के अंदर क्षमता है कि नहीं। यानी यहाँ के जो नेता हैं, वो एक यहाँ पे सार्वभौमिक सहमति से, यानी कि सभी लोगों की एक सहमति से, किसके, यहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों की सहमति से ही एक संविधान सभा यानी गठन करके, एक संविधान सभा का गठन करके एक संविधान का निर्माण कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, इसी के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। इन्होंने विरोध किया, यहाँ के जो नेता थे विरोध किया, बोले कि आप विदेशी हो, आप कैसे बताओगे कि हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं, हम बनाएंगे अपने देश के संविधान। और इसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना नेहरू रिपोर्ट दिया था, सॉरी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो उसके बाद एक संविधान सभा का आगा खान नहीं, आगा खान नहीं, एक ठीक है, मुस्लिम नेता थे, उन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। तो उन्होंने किसने दिया था, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। कौन, लाला लाजपत राय जी क्या था, मेरे शरीर पर पड़ने वाला एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगी, ठीक है। जब गांधी, सॉरी, जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा था, उसी समय की बात। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों लोगों की फांसी दे दी गई थी ना, ठीक है। मेरे वतन के लोगों, इसी में है क्या गाना वो, ठीक है ना, एक गाना था वो काफी फेमस है ना। चलिए, ये वाला देखते हैं। लाहौर में अंजुमाने अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने किसने किया था, किसने किए, और भारत माता नामक अखबार भी निकाले थे, ठीक है। काफी फेमस क्रांतिकारी हैं। ये हैं, बताइए। अभी मैंने बताया था ना कि सरदार अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, ये हैं सरदार अजीत सिंह। अ, भगत सिंह के चाचा थे ना, यानी कि भगत सिंह के क्या थे, भतीजे थे ये। उसमें जो यहाँ पे सैंडर्स की हत्या हुई थी, हाँ, साइमन गो बैक नारद जो साइमन आया था ना, साइमन कमीशन, उसका विरोध किया गया था ना। उसके बाद ये चले गए थे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में चले गए, और अफगानिस्तान में जाकर के वहां पे जो भारत की जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसके आंदोलनों में जो यहाँ से लोग जाया करते थे वहां पे छुप करके ब्रिटिशर्स से बचने के लिए नहीं, अगर जो क्रांतिकारी घटनाओं में ये लोग भाग लेते थे, और भाग करके बचने के लिए अफगानिस्तान में जाया करते थे, फिर वहां से अपना योजना बनाया करके फिर भारत में आया करते थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, उन लोगों को ये शरण दिया करते थे वहां पे अफगानिस्तान में। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का भी हेल्प किया था, ठीक है। तो ये है सरदार अजीत सिंह, ओके, सरदार अजीत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है, सरदार अजीत सिंह। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस,
ये देखिए, ये इंडिया हाउस जैसे आज वर्तमान में आरएसएस है ना, हम इसकी तुलना आरएसएस से नहीं कर सकते, परंतु आरएसएस भी एक राष्ट्रवादी संस्था है, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सॉरी, जो इसमें जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो काफ़ी राष्ट्रीयता उनके अंदर कूट-कूट के भरी होती है ना, राष्ट्रीयता उनके अंदर कूट-कूट के भरी होती है और राष्ट्रवादी गतिविधियों में वो लोग शामिल होते हैं। तो उसी तरीके से एक संस्था थी, इंडिया हाउस नामक संस्था का गठन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, कहाँ पे? लंदन में किया था, इंग्लैंड में। और यहाँ से जो भारत से पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे जाते थे, ठीक है? तो ये लोग उनको क्या करते थे, ये छात्रवृत्ति देते थे, उनको रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराते थे, ठीक है? उनको मोटिवेट किया करते थे, जो भारत की ऐतिहासिक घटनाएँ थी, जिससे प्रेरणा मिलती है, वो उन लोगों को सुनाया करते थे। और भारत में जो आंदोलन चला था, क्रांतिकारी आंदोलन चला था, उन सभी में वहाँ से उन सभी गतिविधियों में बहुत सारे उनसे श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रभावित होकर के, जैसे मैडम भीखाजी कामा, तारकनाथ दास और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बीडी सावरकर भी इनसे जुड़े थे, ना? तो ये लोग उससे क्या कहते हैं, प्रभावित होकर के और भारत में आकर के क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे, ना? तो ठीक है, चलिए, तो ये हो गया श्याम जी कृष्ण वर्मा, कहाँ पे थे? लंदन में थे, लंदन, ना? और तारकनाथ दास और जेडी कुमार, ये लोग कहाँ थे? अमेरिका में थे। परंतु ये भी लोग ये लोग जुड़े थे ना। और मैडम भीखाजी कामा पेरिस में थी, और सरदार सिंह राणा पेरिस, यानी कि जो सरदार सिंह राणा है और मैडम भीखाजी कामा। अच्छा, मैडम भीखाजी कामा को आजादी की प्रथम महिला कहा जाता है क्या? स्वतंत्रता संघर्ष में ना, ये ऐसा ऐसा इनको एक टैग दिया गया है, ठीक है? तो प्रथम महिला का दर्जा दिया गया है, अब क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देती थी, ठीक है? तो ये, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी, तो हमारा हो गया श्याम जी कृष्ण वर्मा, ना? चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह क्रांतिकारी जिसको मुजफ्फरपुर हत्याकांड के जुर्म में 1908 को मात्र 14 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। 14 वर्ष या 15 वर्ष इसी के बीच में थे। तो वो कौन थे? ठीक है? एक व्यक्ति तो थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, और नहीं, ये इसमें तो है खुदीराम बोस। ठीक है ना? हाँ, प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी थे और खुदीराम बोस, ये 2 लोग थे। उस समय एक कनेडी, लेडी कनेडी, ठीक है ना? जो उसमें के जो गवर्नर जनरल थे ना, मैं नाम भूल रहा हूँ। बात है 1913-14 की बात है ना? हाँ, 1913-14 की बात है। ठीक है? यस, वीर कुंवर सिंह भी। ओके? हाँ, वीर कुंवर सिंह भी है ना? वीर सावरकर, वीर सावरकर, दामोदर सावरकर, वीर कुमार सिंह, मैं भूल रहा हूँ नाम इनका। ओके, हो सकता है वीर कुंवर भी हो। हाँ, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये जो हमारा अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस, इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव भाई। वीर कुंवर सिंह, हाँ सही है ना, वीर कुंवर सिंह ही। ओके, चलिए, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये 2 लोग थे। 2 लोगों को बम फेंकने के लिए भेजा गया था मुजफ्फरपुर में। एक, ठीक है, वहाँ के अधिकारी थे, जज थे, उन्हीं के ऊपर बम फेंकने के लिए भेजा गया था। और ये 2 लोगों ने, इन 2 लोगों ने बम फेंका, बम गाड़ी पे ही गिरा, परंतु बम के जो गाड़ी के अंदर थे, वो 2 महिलाएं और एक ड्राइवर थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और 2 महिलाएं उसमें बैठी थी, माँ बैठी थी। वो कौन थी? जिस जज को मारना था, उसी की पत्नी थी और उसी की बेटी थी। ओके, वो दोनों लोग मारे गए, और ड्राइवर मारे गए, परंतु वो जज बच गया, क्योंकि वो जज उसमें बैठा ही नहीं था उस दिन ना। अजीब हाल था। तो ठीक है, तो ये खुदीराम बोस। हालाँकि जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, वो उस समय अपने आप को गोली मार लिए थे और वो अपने आप, यानी कि आत्महत्या कर ली। परंतु जो खुदीराम बोस थे, ये अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गए और इनको, क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया ना? खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। और ये जो भारत की जो इतिहास है ना, भारतीय इतिहास, उस इतिहास में ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनको इतनी कम उम्र में फांसी दिया गया ना, इतनी कम उम्र में फांसी दिया गया है। ओके, ये पहले व्यक्ति हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की माता किसने कहा जाता है? ये है
मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, कौन है इसमें से बताना है। मैंने अभी जस्ट इसका जिक्र ऊपर किया है, मैडम मैडम भीखाजी कामा और यस सरदार सिंह राणा। मैंने दो नाम लिया था ना, ये दोनों लोग लवर्स थे। हाँ, लवर्स थे या नहीं मैं नहीं बता सकता, परंतु ये लोग एक ही साथ रहते थे, ठीक है ना। लवर्स ही रहे होंगे या नहीं थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेमी थे। ठीक है, तो ये हो गया मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। किन्हें कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा। और ये सरदार सिंह राणा की फ्रेंड थी, और ये पेरिस में रहती थी ना। पेरिस में भारत माता की, इन्होंने भारत माता नामक एक पत्रिका निकाला था। और वहां पे जर्मनी में झंडा फहराया था ना। जर्मनी में एक एक चल रहा था, वो क्या बोलते हैं इसे, एक विश्व लेवल का, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक सभा चल रहा था। उसमें इन्होंने काफी उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था उसमें, ताकि जो वहाँ के जो इंडियन लोग थे ना, इंडियन डायस्पोरा, यानी इन भारतीय भारतीय, ठीक है, भारतीय वर्ग के जो वहाँ पे लोग थे, उन लोगों इनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वहाँ पे भारत का जो नवनिर्मित तिरंगा था उसे फहराया था वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया मैडम विखा जिकामा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। काफी देर लग जा रहा है ना एक प्रश्न को सॉल्व करने में। और देखिए 1913 ईस्वी में हरदयाल लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना और भाई परमानंद ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किए थे? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किए थे? हमें ये बताना है, आप बताइए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, या इंग्लैंड में, या फिर चीन में, या फिर जापान, कहाँ पे किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। और ठीक है, तो उस अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अ, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अच्छा, ये लोगों ने ना गदर गदर नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। गदर नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। उस पत्रिका को सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित किया गया था ना? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। इन तीनों में से कोई एक चूज करके बताइए। ये काफी फेमस प्रश्न है ना, किस भाषा में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था? इसको गदर गदर नामक जो पत्रिका थी, इसे प्रकाशित किए थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और भाई परमानंद, सब लोगों ने मिलकर इसमें काफी लोगों का योगदान रहा था। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, मैंने जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सही है? तो मैं बताता हूँ आपको कौन सही है। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, सॉरी कुछ सेकेंड वेट कर लेता हूँ, कोई जवाब दे दे तो फिर सही है। और मेरा प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न है, गदर जो पत्रिका थी वो सबसे पहले किस लैंग्वेज में प्रकाशित की गई थी? किस लैंग्वेज में प्रकाशित की गई थी? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उर्दू में। सबसे पहले किसमें? उर्दू में प्रकाशित की गई थी ना। ओके, तो ये याद रखिएगा। ये इस बार जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था ना 2022 का, उसमें पूछा गया था डायरेक्टली। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मित्र मेला मित्र मेला मित्र मेला नामक संस्था जो आगे चल करके अभिनव भारत, इसमें अभिनव भारत में मित्र मेला नामक संस्था जो आगे चल करके अभिनव भारत में क्या हो गई थी? परिणत हो गई थी, यानी कि बदल गई थी, परिणत हो गई थी, बदल गई थी। उस जो मित्र मेला संस्था हुआ था उसकी संस्थापना किसने किया था? उसकी स्थापना किसने किया था? मैंने अपनी इस लेक्चर में जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। अब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसका गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ये विनायक दामोदर सावरकर ये वही हैं जो, ठीक है, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो लंदन में थे ना, उन्हीं की संस्था के साथ ये जुड़े थे। उन्हीं के संस्था के साथ ये जुड़े थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अह, चलिए, हमारा सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मैं काफी समय लगा दे रहा हूँ, इस तरह से खत्म नहीं हो पाएगा 200 प्रश्न। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है व्यायाम मंडली।
अच्छा, ये जो थे विनायक दामोदर सावरकर, ये सावरकर बंधुओं में से एक थे ना, सावरकर बंधु। और ये व्यायाम मंडली है जो चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, ये 1897 के आसपास ना, 97 98, ठीक है, उसी के आसपास, उसी समय के आसपास इन्होंने सबसे पहले मिस्टर रैंड और एर्नस्ट, जो पूना में प्लेग कमिश्नर थे दोनों ना, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसने चापेकर बंधु, बालकृष्ण चापेकर, विनायक चापेकर, ठीक है, ऐसे करके चार भाई ये लोग थे ना। तो ये बहुत ही राष्ट्रवादी थे। तो इन लोगों ने मिस्टर रैंड और एर्नस्ट, जो पूना प्लेग कमिश्नर थे, पूना में जब उसमें प्लेग नामक बीमारी फैला था तो उसमें काफी अनियमितताएं बरती थी। लोगों को खाने के लिए नहीं होता था, लोगों को पुलिस की जरूरत होती थी, अकाल जैसे पड़ जाता था। तो ये लोग काफी उसमें भी टैक्सेशन जबरदस्ती, उसमें भी टैक्स वसूला करते थे ना, काफी प्रताड़ित किया करते थे उन लोगों को ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, उन लोगों की दोनों की हत्या कर दिए थे। तो ये जो हत्या है ना, ये हत्या जो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाएं जो घटित होना शुरू हुई, उसमें ये पहला माना जाता है। ये यहीं से ये घटनाएं घटित होना शुरू हुई। तो भारतीय क्रांतिकारी घटनाओं का पहला घटना यही था। चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड और एर्नस्ट की गोली मार करके हत्या कर दी। ओके, तो ये हो जाएगा चापेकर बंधु ना, चापेकर बंधु। चलिए, हो सकता हो कि मैं जो बोल रहा हूँ इन सभी में कुछ गलती हो जाए ना, जैसे कि मेरे शब्दों में या फिर कोई फैक्ट में। तो अगर आप गलती होता है, अगर आप मतलब पकड़ पाते हैं तो फिर उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बस अपने मोबाइल में देख रहा हूँ ये प्रश्न, बाकी सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ का इसका कुछ आंसर या कोई कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट कैमरे के सामने बैठा हूँ। तो गलत हो सकती हैं, ये मानवीय त्रुटियाँ हैं। तो अगर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना कि कहाँ पे गलती, कौन-सा प्रश्न कहाँ से कहीं हुआ ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 1897 में पूना प्लेग कमिश्नर, मैंने जो अभी ऊपर डिस्कस किया ना, मिस्टर रैंड और एर्नस्ट की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो मिस्टर लेफ्टिनेंट एर्नस्ट को गोली मार करके हत्या किसने कर दी थी? जो भारत में की गई प्रथम राजनीतिक हत्या थी ना, ना? तो प्रथम राजनीतिक हत्या थी। तो इस हत्या को अंजाम दिया था चापेकर बंधुओं ने दिया था। इस हत्या को अंजाम चापेकर बंधुओं ने दिया था और इसमें दोनों लोगों ने पूना प्लेग कमिश्नर की मार करके हत्या कर दी थी। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था, मतलब ऊपर आने वाले जो प्रश्न होंगे वो भारतीय भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित हुआ। ठीक है, प्रश्न समाप्त। हमारा ये जो देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। काफी फेमस प्रश्न है ये ना, काफी फेमस प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1925 का। बेलगांव अधिवेशन 1925 का अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके बाद किसी भी अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की थी। आप आधुनिक भारत जब पढ़े होंगे ना, तो एक संघर्ष था, त्रिपुरी त्रिपुरी संकट का आप जरूर सुने होंगे, त्रिपुरी संकट। ओके, त्रिपुरी संकट के बारे में सुने होंगे। वो त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में। गांधी जी ने ना, जो 1939 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कांग्रेस की, उस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया नहीं, चिदम्बरम, ठीक है ना, पिल्लई करके कोई थे, या पट्टाभी सीतारामैया थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। हम्म, ठीक है, उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना था। परंतु एक तरफ कौन थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे। उसमें पट्टाभी सीतारामैया जी क्या हुई, हार हो गई, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। गांधी जी इसे अपना व्यक्तिगत हार मान लिए। मतलब गांधी जी उनका सपोर्ट किए थे परंतु वो हार गए। तो गांधी जी ने अपना अपना हार मान लिया और वो क्या कर दिए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना अलग हुए। परंतु जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बने, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अपना एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी बना लिया, एक संगठन बना लिया। ठीक है, उसमें कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, चलिए, पूरा त्रिपुरी संकट था ना, अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। और यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका जिक्र मैं जस्ट ऊपर कुछ प्रश्न के ऊपर किया हूं ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी आर दास।
मोतीलाल नेहरू, सुभाष, ठीक है ना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये घटना पता है कब घटित हुई थी? जब गांधी जी ने ना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब? 5 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा घटना घटित हुई थी, हत्या हत्या हुई थी, हत्याकांड। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उस असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने वापस लिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया कि मान लीजिए कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है ना भारत का दक्षिणतम बिंदु, वहां पे अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों मिलना चाहिए? अब मान लीजिए कि इतना बड़ा देश है, अगर कहीं ये एक जगह पे हिंसा अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो पूरे देश को इसका सजा क्यों मिलना चाहिए? ऐसा बहुत सारे जो उस समय के जो नेता थे, ऐसा वक्तव्य जारी कर करके वो इसका विरोध किए थे, अपना विरोध प्रकट किए थे कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय भूल भी कहा गया ना। तो उसी समय मैं ये क्यों शुरू किया था, हाँ, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसे फिर उसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिताजी थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी बनाया ना, अलग पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि जो उसमें जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स थे उनका सहयोग करती थी, और जो विधानमंडल था केंद्र में और यहाँ पे, उसमें भाग नहीं लेती थी, उसके चुनाव में भाग नहीं लेती थी। ओके, तो इन लोगों ने कहा कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें भाग लेना चाहिए, और वहाँ पे लेना चाहिए, और उसमें जा करके जो कानून कानून है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो इसी के लिए इसी के लिए मतलब उन लोगों ने एक अलग से पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, और कांग्रेस से क्या हो गए, अलग हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए। अलग होने के बाद देखिए, तो ये रहे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आप बताइए हमें, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अह, एक मिनट, प्रश्न में है भारतीय महिला अध्यक्ष ना, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी ना। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और लेकिन एनी बेसेंट थी ना, वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। परंतु भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू जी थी। ये जो प्रथम बनी थी कब, आई थिंक 1900 में, इसका ये डेट कौन था, 1900, सरोजनी नायडू कब बनी थी? हाँ, एनी बेसेंट तो 1916-17 में आसपास बनी थी ना, 16-17 में बनी थी। और जो ये थी ना, एनी बेसेंट, ये 1922, 23, 24 के आसपास बनी थी ना, 22, 23 और 24 के आसपास बनी थी। चलिए, मैं बताना चाह रहा था ये कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, परंतु सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ओके, क्लियर होना चाहिए। चलिए, हम लोग अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1988, और कब 1900, एक मिनट, लग रहा है कि कुछ नेटवर्क में इशू आ गया है, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा, मेरा वीडियो चल रहा है क्या स्मूथली? सही से चल रहा है क्या वीडियो? अगर चल रहा है तो आप थम्स अप करके मुझे बताएं जरूर। प्लीज जरूर बताइए आप लोग। मेरा वीडियो चल रहा है क्या सही से? बफरिंग हो रहा है क्या वीडियो में? एक बार प्लीज बता दीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। रजनी जी आप बता दीजिए प्लीज, वीडियो चल रहा है क्या स्मूथली? ओके, थैंक यू ब्रदर। मेरा जैसे, ओके थैंक यू, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, और जो कहते, अच्छा ठीक है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है क्या इन्हें, सरोजिनी नायडू को कोकिला? मुझे लगता है कि इन्हें कहा जाता है ना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये गाना किसने गाया है? अभी इनका हाल ही में देहांत हुआ था, लता मंगेशकर। इन्हें भारत कोकिला शायद इन्हें कहा जाता है, या सरोजिनी नायडू को, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। किन्हें कहा जाता है भारत कोकिला? भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर पता हो तो। ठीक है, मुझे लगता है सरोजिनी नायडू जी को भी कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अच्छा ठीक है, अब आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से 1888 में कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था, कौन कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? अब ये है जॉर्ज यूल, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसे ही काट सकते हैं ना, लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत का जब आजादी हो रहा था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे अध्यक्ष। अच्छा, लॉर्ड कर्जन 1905 में थे ना, जब भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। अ, तो इसका लॉर्ड कार्नवालिस बहुत पहले थे, तो इसका सही हो जाएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल कब 1888 का भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था ना, आई थिंक कलकत्ता में हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये क्या थे, अंग्रेज थे। अच्छा, ये कौन सा अधिवेशन है? चौथा अधिवेशन है ना? 85, 86, 87, 88, चौथा अधिवेशन है। और अच्छा, जो तीसरा अधिवेशन था ना, तीसरा, उसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम थे, उन्होंने किया था। इसकी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? वो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ठीक है, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, अभी जब याद आएगा मैं बता दूंगा तुरंत। ठीक है, तो ये जॉर्ज यूल क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया का, गांधी जी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए, अच्छा गांधी जी ने किया था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? मुझे लगता है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। एक संगठन बनाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं भूल रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन गांधी जी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यंग इंडिया से गांधी जी जुड़े हुए हैं। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? इसका जिक्र मैंने काफी डीप में किया है ना, काफी डीप में किया है, तो मुझे लगता है इसका जवाब आपको दे देना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? चौरी चौरा कांड हुआ था ना 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को, ओके, 5 फरवरी को घटना घटी और 12 फरवरी को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, वापस क्यों लिया? वापस इसलिए लिया क्योंकि चौरी चौरा घटना में हिंसा का पालन हो गया था, यानी कि लोगों ने हिंसा का सहारा लिया।
ओके, जो वो पुलिस स्टेशन था मेरे मेरे गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है ना, यहाँ से वहां पे लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और घेर करके वहां पे आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग यानी कि 22 से भी अधिक पुलिस वाले मारे गए, जल के मर गए। उसमें शायद एक महिला को बचा लिया गया था, वो आई थिंक प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी ना, शायद वो बची थी। और बाकी सब लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, हालांकि ये जो लोगों ने क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान जो हिंसा का सहारा लिया, वो राजनीतिक हिंसा के खिलाफ था। तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक हिंसा है उसके विरुद्ध जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो क्या है, योग्य, जायज है। क्या है? जायज है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? चौरी चौरा कांड के कारण ना। ठीक है। अच्छा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल को ही हुआ था ना। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था ना, तो साइमन कमीशन आया था। और भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 में, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। और 1947 इसी दिन क्या हुआ था? भारत का विभाजन हो गया था। कब? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी गई, जिसका नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ही एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा था उसका निर्धारण किया, उन्हीं के नाम पर ही रेड क्लिफ लाइन कहा था। अच्छा ठीक है, ये मैकमोहन लाइन किसे कहा जाता है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन कहा जाता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है ना, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है मैकमोहन। हाँ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पे हम चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये तो देखते ही आंख मुंह तो लगा देना ना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अच्छा ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 3 जून 1947 को बताइए, 3 जून 1947 को क्या हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था ना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था, जिसके बाद ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था उसका निर्णय लिया गया, इसी में लिया गया था ना? यस, रजनी जी सही जवाब, 5 फरवरी 1922। ओके। और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया, और उसी के बाद भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। चलिए, और 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था, किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच ना, सॉरी, भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बांटे गए थे। ठीक है? चलिए, किस योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, या 3 जून योजना इसी के नाम से जाना था ना। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत, सॉरी, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था ना। अच्छा, असहयोग आंदोलन का शुरुआत भी कहाँ से हुआ था ना, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत एक पैलेस था, पैलेस का नाम क्या है? कलकत्ता का टाउन हॉल, सॉरी, हाँ टाउन हॉल, कलकत्ता में एक टाउन हॉल था ना, टाउन हॉल, वहीं से। सॉरी, असहयोग आंदोलन है ना। हाँ, असहयोग आंदोलन तो हम्म, देखो, असहयोग आंदोलन का शुरुआत तो 5 फरवरी 1922 में समाप्त हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 के बाद तो रहेगा ही नहीं, तो नीचे के तीन ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, कहाँ से? अच्छा, कलकत्ता के जो टाउन हॉल था ना, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चला था। कब? 19, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था पूरे भारत में ना, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। तो जिसे बहिष्कार किया गया ना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। ओके। तो उस समय वो जो स्वदेशी आंदोलन था वो कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। परंतु जो असहयोग आंदोलन का शुरुआत है यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और किसके खिलाफ हुआ था? एक कमीशन आया था ना, 1919 की जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 में, उसमें दो नियम था। ठीक है, कि कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, यानी कि जो भारतीय, जो यहाँ पे पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं को प्रकाशित की जा रही थी,
तो सॉरी, हाँ, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है ना, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें ऐसा नियम था कि सरकार जिसे भी चाहे गिरफ्तार कर सकती है, इसके संदेह के आधार पे। अगर सरकार को लगता है कि इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न है या देश विरोधी घटनाओं में ये संलग्न है या एक्टिव हैं, तो इसके आधार पे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी के लिए, इसी के विरोध में ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे पुलिस वाला अधिनियम था, ये भी अधिनियम था ना जो मैं अभी वाला अभी जो ज़िक्र किया हूँ। और भी बहुत सारे कई रीज़न थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है? तो ये असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 को ना। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अच्युत का ज़िक्र है ना, जो ये 5 फरवरी 1922, इसका भी मैंने अभी ज़िक्र किया। चौरी चौरा कांड, 3 जून 1947, ये है 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था ना, और उसी 3 जून की योजना भी कहा जाता है, ओके? और जो नीचे वाला है 15 अगस्त 1947 देश विभाजन हुआ था, ये तो बोलोगे नहीं। अच्छा देखो, ये गवर्नर माइकल ओ डायर, गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये काफी फेमस है ना, ऐसा लगेगा जैसे पढ़ने में मूवी देख रहे हो, ऐसा लगेगा मूवी देख रहे हो। जैसे गवर्नर माइकल ओ डायर, इसकी गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। कब? आई थिंक 1935-40 में ना, उसी के आसपास किए थे, ठीक है? मतलब जब गवर्नर जनरल उधम सिंह ने गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कब की थी? 1935-40 के आसपास की थी ना, मतलब 1937 में किया था, ओके? देखिए, जो उधम सिंह थे ना, ये गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या इसलिए किए थे क्योंकि यही जिम्मेदार था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। इसी ने ही वहां की जो पुलिस थी उसे गोली चलाने की इजाजत दी। वहां पे जो निहत्थे लोग थे उनको गोली से भुनवा दिया, और जब तक भुनवाया तब तक उनको गोली खत्म नहीं हो गई, ओके? यस, रजनी जी, उधम सिंह सही जवाब है ना। उधम सिंह, इन्होंने ही माइकल ओडायर की हत्या किए थे। ये लगभग इंग्लैंड में गए और कई सालों के बाद, यानी कि 1919 में घटना घटी और 1937 में जाके हत्या किए थे। मतलब आई थिंक 20, करीब 20 साल ना, 18-19 साल, इतने साल के बाद जाकर उन्होंने इसकी हत्या की थी, उधम सिंह की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि वहां पे, और फिर फांसी दे दी गई थी, ओके? तो ये है सरदार उधम सिंह। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसका जवाब हो जाएगा जनरल डायर। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जनरल डायर, ओके? तो जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय एक गवर्नर जनरल जनरल डायर था, और माइकल ओडायर था। दो दो डायर थे, ठीक है? एक वर्तमान में वहां पे गवर्नर जनरल था, और जो पंजाब प्रोविंस है उसका, और एक वहां पे एक सेना नायक था, ठीक है? वो, ठीक है, दोनों का नाम डायर ही था। चलिए, हम, अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन, साइमन कमीशन, लॉर्ड डलहौजी, इसमें कुछ देखना नहीं है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी है जो ना, लॉर्ड डलहौजी एक एक नी अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के समय ना भारत की प्रथम ट्रेन चली थी, पता है कहाँ से? मुंबई से लेके थाड़े के बीच में। थाड़े एक क्या है, स्टेशन है ना मुंबई में, ठीक है? मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच में। यस रजनी, आपका आंसर सही है, जनरल डायर, ओके? चलिए देखिए, तो जलियांवाला, सॉरी, हाँ, मैं डलहौजी की बात कर रहा था ना। डलहौजी के समय इसी ने एक व्यक्तिगत का नीति भी दिया था, जिसके माध्यम से झांसी की रानी और बहुत सारे जो रियासतें थी, जो जिनकी गोद लेने की जो अधिकार था ना, गोद लेने मतलब अब एक बच्चे, जिसको मान लीजिए जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, बच्चे नहीं मतलब लड़की पैदा हुई, लड़का ना हुआ हो, या कोई उसका वंश चलाने के लिए ना हो, तो गोद लेने की जो प्रथा था ना वो रोक दिया गया था, जिसके कारण झांसी की रानी को भी अपना राज्य गंवाना पड़ा था ब्रिटिशर्स के समक्ष, ओके? तो व्यक्तिगत का नियम लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, काफी फेमस नियम है, यह काफी फेमस नियम है, ओके? तो ये हो जाएगा जनरल डायर, सॉरी, व्यक्तिगत नियम, और प्रथम ट्रेन भी चला था लॉर्ड डलहौजी के समय ही, ओके? लॉर्ड डलहौजी के समय ही प्रथम ट्रेन भी चला था। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे? लोग किसका? हाँ, रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून इसी को कहा जाता है। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, या वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ही इसका प्रावधान था। इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, हाँ? इसी का विरोध करने के लिए, मतलब एक आपस में
कुछ विचार साझा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ओके, तो चलिए ना, तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे ना। जैसे काला कानून भी कहा जाता है, इसी कानून में ऐसा भी प्रावधान जैसे कोई वकील नहीं, यानी कि मान लीजिए किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो किसी वकील के पास नहीं जा सकता, कोई दलील नहीं, यानी किसी जज के सामने कोई उपस्थित होने का, यानी उसके खिलाफ अपील करने का, अपील अपील मतलब कि मैं ऐसा मतलब दोषी नहीं हूँ या कोई सुनवाई नहीं होगा, बस डायरेक्ट उसे कैद कर लिया जाएगा, कोई उसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता था, ऐसा उसमें प्रावधान था ना। यस, राउलेट एक्ट। यस, अनुपमा जी सही है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। अनुपमा जी। ओके, देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप मुझे बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है सही है। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा देर हो गया बोलते हुए, एक बार पानी पी लेता हूँ। ओके, इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए कौन कौन सा होगा ना। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। यश, अनुपमा जी यू आर राइट। यस, तो ये हुआ है हरिजन नामक जो पत्रिका का संपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अच्छा ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे? पूना पैक्ट हुआ था ना, पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच में? गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। यह पूना बात है कब की? बात है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 19